तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं ऑल पोएम समरी इन वन शॉट। वन शॉट के अंदर हम जितनी भी पोएम है इंग्लिश के अंदर क्लास 10th सब पोएम को एकदम फटाफट से रिवाइज करने वाले हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास हमारी फर्स्ट पोएम द डस्ट ऑफ स्नो। तो जितनी भी पोएम है उनकी समरी के साथ साथ मैंने ये भी लिखा है कि हु इज़ द राइटर या फिर हु इज़ द पोइट ऑफ द पोएम। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पोएम है ये पोएम है द डस्ट ऑफ स्नो। पोएम है इट इज़ अ सिम्बलिक पोएम। समरी यहाँ पर है लिख रखी है समरी। तो देखो ये एक सिम्बलिक पोएम है जो कि लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने। तो ये पोएम हमें क्या बताती है, देखिए। ठीक है, तो जो पोइट है हमारे पास रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो बैठे हुए थे हैमलॉक ट्री के नीचे। हैमलॉक ट्री के नीचे बैठे हुए थे, उनका मूड जो है वो ऑफ हो रखा था, मतलब दे आर इन अ बैड मूड। ठीक है, उनका स्टेट ऑफ माइंड थोड़ा ख़राब था। तो उनके साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, इसीलिए यहाँ पर एक सिंबलिक पोएम बोला गया है कि उनके साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से मतलब वी कैन से दैट कि उनका पूरा मूड चेंज हो गया ओनली बिकॉज ऑफ अ शॉर्ट इंसिडेंट। तो वो इंसिडेंट क्या था, ठीक है, वो हैमलॉक ट्री के नीचे बैठ रखे थे, सर्दी थी, स्नो हो रही थी, ठीक है, स्नोफॉल हो रहा था। तो एक क्रो जो है वो बैठ रखा था उसी हैमलॉक ट्री के ऊपर। ठीक है, द क्रो इज सिटिंग ऑन वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। और जो क्रो के विंग्स हैं, जो उसके फेदर होते हैं, जो उसके पंख होते हैं, वो कवर हो रखे थे फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो। स्नो की वजह से उसके विंग्स कवर हो रखे थे और द क्रो शेक इटसेल्फ। क्रो ने खुद को शेक किया। जैसे ही क्रो ने खुद को शेक किया, स्नो फॉल हो गई। मतलब जो स्नो जो है वो क्रो की जगह नीचे किसके ऊपर गिर के आ गई, पॉइंट के ऊपर। पॉइंट के ऊपर स्नो गिर गई। And this one little incident brings about a sudden change in the point state of mind. पॉइंट के स्टेट ऑफ माइंड के अंदर इतना मतलब चेंज आ गया और उसने फील किया, ही फेल्ट दैट ही हैज़ सेव्ड द रेस्ट ऑफ हिज डे। जो डे उसने आधा पहले ख़राब कर दिया था सोच सोच के, वही आधा दिन, ठीक है, आधा दिन ख़राब कर दिया था, पर जो आधा दिन बचा है, ठीक है, जितना आधा दिन उसने वेस्ट कर दिया था, सिंपली आधा जो दिन बचा है वो अब उसे यूज़ करेगा फॉर सम यूजुअल एक्टिविटीज़। ठीक है, दिस इज़ अ छोटी सी पोएम है ये, ठीक है, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसके अंदर बस क्या आया है, क्रो ने अपना स्नो जो है वो शेक किया, ठीक है, किसके ऊपर, पॉइंट के ऊपर जाके गिर गया, और इसकी वजह से द डे ही र्यूड, ठीक है, जो डे उसने ख़राब कर दिया था आधा दिन, वही आधा दिन जो बचा है वो उसे अपने बिजनेस एज यूजुअल अपने कामों पे लगाएगा। और उसने ये भी चीज़ यहाँ पर एक रिकमेंड की कि जैसे क्रो ने अपने ऊपर से स्नो हटाई, ऐसे ही जो पोइट की सोरोफुल चीज़ है उसने भी वो सोरो हटा दी, ठीक है, शेक कर दी। तो ये थी हमारे पास फर्स्ट पोएम विच इज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब है हमारे पास सेकंड पोएम विच इज़ ऑल्सो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ये पोएम है फायर एंड आइस। तो देखो ये एक मेडिटेशन, दिस पोएम इज़ अ मेडिटेशन ऑन द वन एंड ऑफ द वर्ल्ड। इस पोएम के अंदर हम ये बताना चाह रहे हैं कि उसका एंड कब होगा, वर्ल्ड का एंड। ठीक है, दिस पोएम इज़ ऑल्सो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यहाँ पर नहीं लिखा है, देख लीजिएगा, दिस पोएम इज़ रिटन बाय ऑल्सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये भी एक सिम्बलिक सी ही पोएम है। ठीक है, ये कह रहे हैं, देखो, दिस पोएम इज़ अ मेडिटेशन ऑन द वन एंड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पॉइंट नहीं पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द पॉइंट द वर्ल्ड विल एंड बाय फायर। पॉइंट के हिसाब से देखें तो पॉइंट बोल रहा है कि जो वर्ल्ड जो है वो फायर से ख़त्म होगा। ठीक है, पोएम के अंदर ये लिखा हुआ है। बट जो मॉडर्न साइंटिस्ट जो हैं वो बिलीव करते हैं कि एक न्यूक्लियर वॉर में सब बंदे फ्रोज़न यानी कि फ्रीज़ हो जाएंगे और अर्थ ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद सब मर जाएंगे। ये है मॉडर्न साइंटिस्ट के हिसाब से, बट पॉइंट के हिसाब से है द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। ठीक है, तो यहाँ पर मेन यहाँ पर दो ही चीज़ें हैं, फायर और आइस, और ये दो चीज़ें सिंबल कर रही हैं, रिप्रेजेंट कर रही हैं। देखो फायर जो है वो डिज़ायर, हमारी चाहत को रिप्रेजेंट कर रही है कि वी कैन से दैट और व्हाट टाइप ऑफ लेवल वी कैन थिंक। ठीक है, आइस जो है वो हेट्रेड यानी कि नफ़रत को रिप्रेजेंट कर रही है। और पॉइंट यही कहना चाहते हैं कि जो फायर जो है या तो हमारी ग्रीडी डिज़ायर्स, जो हम लालची करते हैं, उससे ख़त्म होगा वर्ल्ड। ठीक है, और हेट्रेड यानी कि जो हमारे नफ़रत है एक दूसरे को लेकर, उससे वर्ल्ड ख़त्म होगा। ये इट इज़ ऑल अबाउट मैन काइंड। ठीक है,
और मैनकाइंड में तो, और ये जो दो फायर एलिमेंट्स है वो एक ऐसे पावरफुल वेपन है जो कि विच कैन डिस्ट्रॉय आर अर्थ, आर वर्ल्ड ऑल्सो। ठीक है, ये थी हमारी सेकेंड पोएम। थर्ड पोएम है हमारे पास अ टाइगर इन द जू। तो अ टाइगर इन द जू ये भी एक पोएम जो है, देखो इस पोएम को लेस्ले नॉरिस जी ने लिखा है और इन्होंने कंट्रास्ट किया है टाइगर को, एक टाइगर जो एक जू में रह रहा है और एक टाइगर जो एक नेचुरल हैबिट में रह रहा है, अपनी नेचुरल हैबिट यानी जहाँ पे वो जंगल वगैरह में, फॉरेस्ट वगैरह में रह रहा है। और एक जू जो है वो इम्प्रिजेंट हो रखा है, इम्प्रिजेंट नहीं है, ये इम्प्रिजेंट है। तो एक टाइगर जो है वो इम्प्रिजेंट हो रखा है जेल के अंदर, मतलब वही जू के अंदर बंद हो रखा है। ठीक है, तो देखो जू के अंदर जब वह है वो देख रहा है दो स्कैरी नाइट्स को। ठीक है, वो उसी केज में, अब देखो इतना केज है उसके पास, उसी केज में वो आ रहा है, जा रहा है, इधर उधर हिल रहा है वगैरह। ठीक है, स्कैरी से नाइट थी। ठीक है, और वो मतलब उसी केज के अंदर इधर उधर जा रहा है और एकदम, हम कह सकते हैं कि एकदम वो गुस्से से भर रखा है। ही इज़ फुल ऑफ रेज, बट फिर भी वो क्वाइट है, चुप है, क्योंकि उसके पास और कोई उम्मीद ही नहीं है, ना ही कोई उसकी हेल्प करने वाला है। ठीक है, वो अकेला ही वहाँ पर बैठा है। He says that the tiger should have been in the jungle. He should have been moving quietly in the shadow near some waterfall and waiting for a plum. अगर टाइगर जंगल में होता तो वो वेट कर रहा होता कि कब वहाँ वाटरफॉल होता है, जहाँ पे वहाँ पानी के साइड में कोई हिरन आए, कोई डियर आए वहाँ से पास गए और वो उसे अपना शिकार बना ले। बट सडनली, मतलब वी कैन से अनफॉर्चुनेटली द टाइगर इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स। ठीक है, वो तो लॉक्ड हो रखा है उस केज के अंदर। तो यहाँ पर केज को स्पेशली कंक्रीट सेल बोला गया है, इसे ध्यान रखना है। ठीक है, जब भी कोई विजिटर्स आ रहा है, टाइगर जो है उन विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है, वो अपनी ब्रिलियंट आइज़ के साथ, आइज़ नहीं है ये आइज़ है, वो अपनी ब्रिलियंट आइज़ के साथ ब्रिलियंट स्टार्स को देख रहा है। ठीक है, विद नियरली लुकिंग एट द स्टार ही इज़ नो लॉन्गर फ्री, ना ही वो फ्री है मूव करने के लिए अपनी नेचुरल हैबिटेट की तरह, और वो ब्रिलियंट स्टार्स को देख रहा है। ठीक है, यहीं पे यहाँ पर बताया गया है। फोर्थ पोएम है हमारे पास हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। देखो दिस इट इज़ वेरी ह्यूमरस पोएम। सबसे पहली बात तो ये बहुत ह्यूमरस पोएम है। ह्यूमरस पोएम मतलब फ़नी। ठीक है, अगर आप पढ़ेंगे तब आपको ये चीज़ पता लगेगी। ठीक है, सो दिस पोएम इज़ रिटन बाय कैरोलिन वेल्स। कैरोलिन वेल्स ने इसे लिखा है और ये हमें ये चीज़ बता रही है कि जब हम, याद रखने यहाँ पर यही बताया गया कि जब हम मर जाएंगे, मरने के बाद हमें पता चलेगा कि हमें मारा किसने है। एशियन लायन ने मारा है, बंगाल टाइगर ने मारा है, बियर ने मारा है, कैमिलियन ने मारा, किसने मारा है। ठीक है, तो देखो, ठीक है, तो देखो इट टेल्स अस हाउ वी कैन टेल डिफरेंट वाइल्ड एनिमल, कि हम डिफरेंट वाइल्ड एनिमल को कैसे पहचानें। देखो इफ़ वी कम अपॉन देम सडनली, इफ़ इट इज़ अ लार्ज एनिमल दैट रोर्स बिफोर यू किल, रोर्स नहीं है यहाँ पर, रोर्स आएगा, कि एक लार्ज एनिमल को हमने देखा और वो हमारी तरफ आते ही रोर्स यानी कि दहाड़ते हुए आ रहा है। सो ये समझ जाना कि वो आपको मारने आ रहा है, वो एक एशियन लायन है। ठीक है, और अगर वो एक ऐसा एनिमल है जिसके येलो ग्राउंड है, ठीक है, ऐसा एनिमल है जिसके ऊपर येलो सा ग्राउंड है, उसकी बॉडी के ऊपर येलो सा ग्राउंड है और ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स हैं कुछ इस तरह से, तब आपको समझ आना है कि ये और कोई नहीं है, ये है एक बंगाल टाइगर। ठीक है, ये है एक बंगाल टाइगर। और कहीं तरह आपको मे और मे नॉट किल यू ये पता नहीं है। ठीक है, इफ़ इट इज़ स्पॉटेड एनिमल, अगर आपने एक एनिमल देखा जो एंड लीव्स एट यू, लीव्स नहीं है ये लीव्स हैं, अगर वो आपकी तरफ देखकर लीव्स कर रहा है अगेन एंड अगेन तो समझ लेना ये एक लेपर्ड है। ठीक है, इट इफ़ इट इज़ वन दैट गिव यू हार्ड हग, अगर कोई आपको एकदम हार्ड हग दे रहा है तो वो है बियर, क्योंकि बियर हग होती है ना, और बियर जैसे ही हग देता है आपको, वो आपको मार देता है, तो इट इज़ अ बियर हग। ठीक है, अगर आपको देखकर, मतलब अपने प्रे को देखकर एक क्रोकोडाइल जो है हु स्टार्ट वीपिंग, वो रोना शुरू कर देता है, तो जैसे ही उसने आपको देखकर रोना स्टार्ट कर दिया तो वो एक क्रोकोडाइल है। बट जैसे ही उसने अगर आपको देखकर हंसना स्टार्ट कर दिया, स्माइल कर दी, तो वो एक हाइना है। ठीक है, इट लुक लाइक लिजार्ड, एक ऐसी लिजार्ड जिसके पास कोई ईयर्स नहीं है, वो देख नहीं सकती, और अगर वो आपको ट्री पे नहीं दिख रही, ध्यान रखना है, अगर वो आपको ट्री पे नहीं दिख रही, क्योंकि अगर वो ट्री पे होगी तो वो अपना कलर ट्री के हिसाब से चेंज कर लेता है, तो वो है कैमेलियन यानी गिरगिट। ठीक है, आई थिंक दिस इज आवर फोर्थ फिफ्थ पोएम। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ पोएम
द बॉल पोएम। तो देखो ये बॉल पोएम जो है वो भी एक सिंबलिक सी पोएम है जो रिप्रेजेंट कर रही है कि व्हेन वी लॉस्ट समथिंग, ठीक है, सो हाउ इज आर फीलिंग अबाउट दैट। ठीक है, तो ये द बॉल पोएम, इस पोएम का नाम है द बॉल पोएम। तो देखो दिस पोएम इज रिटन बाय जॉन वेरीमन, नहीं है ये बेरीमन है, बी आएगा। ठीक है, ये जॉन बेरीमन ने ये पोएम लिखी है। और ये पोएम एक साइकोलॉजिकल स्टडी के बारे में है कि एक मैन का, एक वुमेन का, एक इंसान का किसी भी चीज़ को लॉस करने के बाद कैसा रिएक्शन होता है। व्हेन वी लॉस समथिंग, तो व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन वी कैन गिव। ठीक है, तो फर्स्ट इंसिडेंट ऑफ मटेरियल लॉस गिव द मैन एट डीप शॉक। अगर हम पहली बार कोई चीज़ को लॉस करते हैं तो वो एकदम डीप शॉक देता है उस मैन को। बट बाय एंड बाय ही कम्स टू रियलाइज दैट गेम्स एंड लॉसेज आर अ पार्सल ऑफ ह्यूमन लाइफ। पर स्टेप बाय स्टेप, जस्ट फर्स्ट इंसिडेंट में, फिर सेकंड इंसिडेंट होगा तब भी उसे शॉक लगेगा, थर्ड होगा तब भी लगेगा, बट आफ्टर सम टाइम तो वो एक्सपीरियंस कर लेगा इस चीज़ को कि हमारी लाइफ के भी ये लॉस और गेम्स, ये सब हमारी लाइफ का ही एक रूल है। ठीक है, और ये एक कॉमन मैटर है, इट इज़ नॉट अ ब्रीफ मैटर। ठीक है, तो देखो इस पोएम के बारे में पढ़ते हैं हम। एक लिटिल बॉय है जो खेल रहा था अपनी बॉल के साथ हार्बर के साइड में। ठीक है, और उसने अपनी बॉल उस हार्बर के अंदर एकदम ऊंची से मारी और वो बाउंस करते हुए स्ट्रीट के बाद हार्बर के अंदर यानी पानी के अंदर चली गई और वो फ्लोट हो गई। ठीक है, तैरती हुई चली गई उससे दूर। ठीक है, एंड द लॉस नहीं है, द लॉस ऑफ द बॉल वॉज अ बिग शॉक्ड टू हिम। जो बॉय वो खेल रहा था उस बॉल के साथ, उसके लिए वो लॉस बहुत ज़्यादा शॉक्ड टाइप का था। ठीक है, वो वहाँ पे फिर भी वहाँ उसी शोर के ऊपर वो खड़ा रहा, देखता रहा, और उसका माइंड एकदम फिक्स्ड हो गया था उस प्लेस पे जाके, और वेयर है, और वो एकदम सोच में पड़ गया कि जो बॉल जो है वो आखिर गई तो गई कहाँ। ठीक है, गई तो गई कहाँ, और वो एकदम शॉक हो गया था और वो वहीं पे खड़ा रहकर देख रहा था। जो पॉइंट है हमारे पास जॉन बेरीमन, वो उस चीज़ को देख रहे थे बट फिर भी उन्होंने कोई इंटरफेयर नहीं किया। अब उन्होंने इंटरफेयर क्यों नहीं किया, क्योंकि देखो सबसे पहली बात तो वो इंटरफेयर कर सकते थे। ठीक है, दे गिव हिम मनी, दे ऑफर हिम मनी, वो उसे मनी ऑफर कर सकते थे, नई बॉल लाकर दे सकते थे। एंड प्लेस ऑफ द लॉस्ट वन ही न्यू दैट द बॉय वॉज लर्निंग अ वेरी वैल्यूएबल लेसन। बट उन्हें ये चीज़ पता थी कि जो बॉय जो है वो एक बहुत अच्छा लेसन लर्न करना है, वो एक अच्छा लेसन, एक वैल्यूएबल लेसन लर्न करना है इस इंसिडेंट से। वो क्या लर्न कर रहा है कि हाउ टू पुट अप विद द मटेरियल लॉस, कि अगर हम कोई चीज़ को खो देते हैं तो उसके साथ पुट अप कैसे करते हैं, गिव अप कैसे करते हैं, और मूव ऑन कैसे करते हैं उसके बाद। ठीक है, इस लिटिल से इंसिडेंट ने बॉय लर्न दैट थिंग्स ऑन लॉस्ट आर लॉस्ट फॉर एवर, दे कांट बी रिट्रिव। कि अगर हम कोई चीज़ खो देखते हैं तब वो दोबारा हमें नहीं मिल सकती। ठीक है, और उसके लिए वीप, रोना, ग्रीव करना, गिल्टी होना, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। द थिंग इज़ लॉस्ट, द थिंग इज़ लॉस्ट, एंड इफ वी वीप इट एंड वी ग्रीव इट, वी कांट वी कांट गेट द थिंग बैक। ठीक है, और अगर हम उसकी जगह हम कह सकते हैं कि मनी इज़ टू रिप्लेस द लॉस। मनी एक इटर्नल चीज़ है, हम नई बॉल लेकर उस लॉस से उभर सकते हैं, बट जो चीज़ गुम हुई है वो हमें किसी मनी से वापस नहीं मिल सकती। अब ऐसे तो नहीं है ना, मनी देंगे किसी को तो वो उस हार्बर के अंदर डूब के जाके बॉल ले आकर देगा, नहीं। तो मनी इज़ एटर्नल बट मनी कांट रिप्लेस एनी थिंग। वी कैन बाय न्यू थिंग्स फ्रॉम मनी, बट मनी जो चीज़ हमारे पास है उससे रिप्लेस नहीं कर सकती है। ठीक है, दस द बॉय कम टू रियलाइज दैट गेम्स एंड लॉसेज आर पार्ट ऑफ लाइफ। इसी चीज़ से बॉय ने रियलाइज़ किया कि गेम्स एंड लॉस हमारी लाइफ का ही पार्ट है और ये एक कॉमन मैटर है। ठीक है, इतना वरिड नहीं होना चाहिए इसके बारे में, और इसे ये रियलाइजेशन हो गया कि ही रन्स बैक टू द स्ट्रीट एंड लिविंग द बॉल इन द वाटर। तो उसके बाद क्या किया, वो फिर से वहीं पे अपनी स्ट्रीट पे दोबारा खेलने लगे और उसने छोड़ दिया उस बॉल को, और वो फ्लोट हो रही थी, उसे फ्लोट होने दिया। ठीक है, अब हमारे पास हमारी 6th या फिर 7th पोएम है अमांडा। ठीक है, देखो अमांडा जो पोएम है ये लिखी है रॉबिन क्लीन ने। ठीक है, दिस पोएम डिपिक्ट्स दैट स्टेट ऑफ अ लिटिल गर्ल माइंड हु इज कॉन्स्टेंटली इंस्ट्रक्टेड अबाउट डस एंड डोंट्स बाय हर एल्डर्स। तो उसके जो बड़े हैं, इट कैन बी मदर, इट कैन बी बिग सिस्टर, इट कैन बी एल्डर सिस्टर, इट कैन बी एल्डर ब्रदर, इट कैन बी फादर। तो वो उसे मतलब कॉन्स्टेंटली इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं। देख शी इज़ अ टोल्ड नॉट टू हंच हर शोल्डर, की शोल्डर्स को हंच ना करे, सिट स्ट्रेट बैठी रहे, अपना होमवर्क फिनिश करे, अपने रूम को साफ करे, चॉकलेट ना खाए नहीं तो एक्ने हो जाएगा। ठीक है, एंड अमांडा कीप्स ड्रीमिंग ऑफ अ फ्रीडम। और उसी टाइम पे जब उसे इतनी सारी इंस्ट्रक्शन दी जा रही है बाय हर एल्डर्स, तो शी कीप्स हर इन अ ड्रीम।
तो वो एक फ्रीडम की ड्रीम अपने माइंड में चला रही है, ठीक है, कि वो मरमेड हो, तो वो स्ट्रीट पे जाके रोमिंग करे, स्ट्रीट पे घूमे, ठीक है, देयर फूड इन द डस्टी स्ट्रीट्स, अपने पैरों को, फीट आएगा यहाँ पे, पैरों को डस्टी स्ट्रीट्स में डाकर डुबोए, ठीक है, एंड उसके पास एक गोल्डन से हेयर हो, जैसे रपंजल ऊपर टावर पे बैठ जाती थी, फिर वो सोचती है कि मैं उस टावर पे रहूँगी तो मेरे पास कोई नहीं आ गया, शी विल लीव अलोन, एंड इफ़ एनिमल टेल हिम टू डू हर हेयर नीचे, जैसे वो बोलते थे ना रपंजल को कि अपने हेयर नीचे करो, तो वो अपने हेयर नीचे भी नहीं करेगी, और शी विल लीव अ फ्रीडमफुल लाइफ, ठीक है। तो वो रिबॉक्ड हो रखी है, ठीक है, हर टाइम मोदी नहीं है यहाँ पे, मूडी आएगा, मूडी बन चुकी है एकदम, ठीक है, एंड शी इज़ बिकॉज ऑफ द इंस्ट्रक्शन ही इज़ कॉन्स्टेंटली फेसिंग, जो इंस्ट्रक्शन उसे बार बार मिल रही है उसी की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास द ट्रीज, ठीक है, ये भी हमारी पोएम है जो कि लिखी गई है एड्राइन रिच के द्वारा, ठीक है, एक डीपली सिंबलिक पोएम है, और हम इस पोएम को अप्रिशिएट नहीं कर सकते जब तक हम इस सिंबल्स को हमें पता नहीं चलेगा इसके अंदर कौन कौन से सिंबल्स यूज़ हुए हैं, ठीक है, इस पोएम के अंदर। तो देखो, इस पोएम के अंदर सबसे पहली बात तो हाउ ट्रीज एंड द फॉरेस्ट आर, ठीक है, यहाँ पे हाउ नहीं है, हाउस है, सॉरी, हाउस है, ट्रीज है, फॉरेस्ट है, ये तीन चीज़ों को एज अ सिंबल यूज़ किया गया है, ठीक है। देखते हैं किसको क्या सिंबल बनाया गया है। द पॉइंट, द हाउस हैज़ बीन यूज्ड एंड द सिंबल ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी, हाउस को एज ए ह्यूमन सोसाइटी हमें बताया गया है कि जो ह्यूमन की नॉर्मल सोसाइटी है, इन विच मैन एंड वुमेन लिव टुगेदर, ठीक है, मैन और वुमेन जहाँ पे इकट्ठे रहते हैं। ट्रीज जो हैं वो यूजुअली एसोसिएट हुए हैं ब्यूटी, चार्म, स्वीटनेस, शेल्टर, मेनली ट्रीज आर रिप्रेजेंटिंग वुमेन, ठीक है, वुमेन को भी हमने ब्यूटी स्वीटनेस से रिप्रेजेंट किया है, तो ट्रीज जो हैं वो वुमेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Also, the point has therefore used their trees as a symbol of woman and the forest have been used as a symbol of man. तो trees को as a symbol of woman, forest को as a symbol of man and house को as a symbol of human society यूज़ किया गया है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं man like forest are for all three usefulness, rest and lack any order to the poet has therefore used forest as the symbol of man, the poet observed as of society where man have dominate, कि poet ने ये सोसाइटी नोट से किया कि man हमेशा सोसाइटी में डोमिनेट रहे हैं। तो हमने साइंस के भी डोमिनेट और रिसेसिव पढ़ा है। डोमिनेट मतलब जिसकी चलती है, ठीक है, एकदम जिसकी चलती है, ठीक है, होम के अंदर भी जहाँ भी है। एंड केप्ट वुमेन मेनली एज डोमेस्टिक चैटल्स, वुमेन को तो घर के काम वगैरह करने के लिए रख रखा है, ठीक है। शी कंपेयर सच अ वर्ल्ड टू अ फॉरेस्ट दैट इज़ विदाउट ट्रीज, तो उसने ऐसे फॉरेस्ट को कंपेयर किया है, ऐसा फॉरेस्ट, ऐसा जंगल जिसके अंदर ट्रीज़ नहीं है, ऐसा जंगल जिसके अंदर ट्रीज़ नहीं है। तो क्या ऐसा जंगल हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो इसी चीज़ को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, कि अगर ऐसा फॉरेस्ट जिसके अंदर ट्रीज़ नहीं है तो वो फॉरेस्ट है ही नहीं, है ना। तो शी फाइंड्स नो ब्यूटी, ग्रेस और म्यूजिक इन सच अ वर्ल्ड, ऐसे वर्ड में ना कोई ब्यूटी होगी ना ग्रेस होगी। तो मेरे लिए बोल रहे हैं कि एज अ होम या फिर फॉरेस्ट को एज अ मैन रिप्रेजेंट करिए, तो एज अ मैन विद नो वुमेन, कि कोई ट्रीज़ नहीं है मतलब कोई वुमेन नहीं है। तो कह रहे हैं ना ही वर्ल्ड के अंदर ब्यूटी होगी, ग्रेस होगा, कि ना ही कोई म्यूज़िक हो जाए। ऐसे वर्ड जो है कि वर्ल्ड एक डार्क और डल स्पीशीज़ में चला जाएगा, ठीक है, एक डिफरेंट टाइप ऑफ सेटिस्फैक्शन बन जाएगी उस टाइम पे, ठीक है। बट आज के टाइम में द वुमेन आर, वी कैन से दैट द ट्रीज आर मूविंग आउट फ्रॉम द हाउस। जो हाउस है, जो ह्यूमन सोसाइटीज़ है, वो वुमेन एज अ ट्रीज आर मूविंग आउट फ्रॉम द हाउस, वी कैन से दैट वुमेन्स आर ऑल्सो मूविंग आउट फ्रॉम द ह्यूमन सोसाइटी, ठीक है, फ्रॉम द सोसाइटी वेयर मैन इज डोमिनेट। ऐसे सोसाइटीज़ में वुमेन भी बाहर आ रहे हैं, ठीक है, और वी कैन से दैट वुमेन एंड मैन हैव इक्वल राइट्स एंड, ठीक है, इक्वल राइट्स हैं वुमेन एंड मैन। ये एक छोटी सी थी। अब हम करने जा रहे हैं 9th पोएम विच इज़ फॉग। इट इज़ अ शॉर्ट पोएम विच इज़ रिटन बाय कैरल सैंडबर्ग, ठीक है। इन दिस पोएम द पोइट डिस्क्राइब द कमिंग एंड गोइंग ऑफ अ फॉग। फॉग मतलब जो धुंध होती है, उसके आने और जाने की बात हो रही है। इसके अंदर एक मेटाफर यूज़ किया एज अ कैट, तो फॉग को टोटली कंपेयर किया गया है कैट के साथ, ठीक है। अ कैट कम्स एंड गोज अवे विदाउट मेकिंग द स्लाइटलेस्ट नॉइज। तो जैसे हमें पता है कि कैट आती है अगर, ठीक है, वो बिना किसी शोर के आती है, साइलेंटली आती है और साइलेंटली चली जाती है। ऐसी फॉग जो है, धुंध जो है, वो साइलेंटली आती है और साइलेंटली चली जाती है। ऐसे ही, और वी कैन एक्चुअली एट दिस पॉइंट वी इमेजिन हाउ कुड ऑल ऑफ दीज स्टेट्स एट वन प्लेस अ टाइम एंड देन मूव्स
कि जैसे अगर कैट जो है वो एकदम ऐसे बैठ के देखती है इधर उधर, ठीक है, साइलेंटली बैठ के देखती है, ऐसे ही फॉग जो है वो भी एकदम सारी चीज़ों को कवर करके साइलेंटली बैठ कर देखती है। ठीक है, एक छोटी सी पोएम है, बस इस पोएम के अंदर सिर्फ कंपैरिजन हुआ है। ये है एक बड़ी सी पोएम। इट इज़ अ वेरी ह्यूमरस तो नहीं है, इट इज़ अ रिडिकुलस पोएम। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो रिडिकुलस का मतलब, रिडिकुलस का मतलब ये होता है कि जैसे कुछ लोग होते हैं ना, वो ज़्यादा ही फड़ियाँ मारते हैं कि वी आर टू मच ब्रेव, वी आर इंटेलिजेंट, बट एट द टाइम ऑफ अपॉर्चुनिटी, व्हेन दे गेट अपॉर्चुनिटी, जब अपॉर्चुनिटी आता है तब वो पीछे हट जाते हैं, ठीक है, भाग जाते हैं। तो